हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। मैं RK शर्मा। जैसा आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर रात 8 बजे SSC 2020 के लिए GK GS फुल डिस्कशन के साथ की प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जिसमें 5000 क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है। अब तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लिए हैं GK GS की। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं हमारे चैनल पर या पहली बार विजिट किए हैं, तो जितनी भी क्लास छूट गई है आपकी 7 प्रैक्टिस सेट, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जितने भी क्लासेस हमने कराई है, चाहे GK GS की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, या फिर करंट अफेयर्स की हो, उनके वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में ऐड कर दिया है, वहां जाकर आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर सारे वीडियो को देख सकते हैं। टाइमिंग जान लीजिए, सुबह 10 बजे मैथ्स और रीजनिंग होता है और रात 8 बजे डेली GK GS की क्लास होती है। और सुबह सुबह हर रोज़ आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और PDF और बुक मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना न भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन पर जी। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरू से अंत तक सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग अंत में डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन कब करते हैं, तो डिस्कशन हम लोग अंत में करते हैं, ताकि आप आराम से अपना क्वेश्चन को मिला भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का 91 नंबर क्वेश्चन है, एड्रीनेलिन एक हार्मोन्स है जो प्रभावित करती है। ऑप्शन ए वृद्धि तथा उपापचय दर, बी शर्करा उपापचय, सी रक्तदाब और डी मूत्र की मात्रा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रक्तदाब। 92 नंबर क्वेश्चन जी, सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है कि ऑप्शन ए मलेरिया का प्रागमन मच्छरों द्वारा होता है, बी पेचिश रोग परजीवी अमीबा के कारण होता है, बी कैंसर का कारण विकिरण है, और डी लिवर फ्लूक का मध्यस्थ पोषक घोंघा है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मलेरिया का प्रागमन मच्छरों द्वारा होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 93 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का 93 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए जिसके फलस्वरूप जीव के आकार में वृद्धि होती है, बी जो काई के अतिरिक्त जनन कोशिकाओं में भी होती है, सी जिसके फलस्वरूप 2 संतान कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की किस्म तथा संख्या वही होती है जो जनन कोशिकाओं में होती है, डी जो किसी भी विशेष जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो किसी भी विशेष जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। क्वेश्चन नंबर 94 के ऊपर, मेढक के नेत्र गोलक का कोराइड स्तर होता है। ऑप्शन ए संवेदी, बी बसीय, सी वर्णक और डी उपास्थयी। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वर्णक। अब हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी। मनुष्य में ऑस्टियो मलेरिया नामक रोग का कारण है। ऑप्शन ए प्रोटीन कुपोषण, बी कार्बोहाइड्रेट कुपोषण, सी विटामिन बी की कमी, डी विटामिन डी की कमी।
जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि विटामिन डी की कमी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 96 पर चलेंगे। ठीक है ना। ब्लास्टोपुर पाया जाता है ऑप्शन ए मोरूला में, बी ब्लास्टुला में, सी गैस्ट्राला में और डी युग्मनज में। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी। संयुक्त नलिका कारकुपिका ग्रंथियां है ऑप्शन ए स्तनियों की स्वीत ग्रंथियां, बी स्तनियों की लार ग्रंथियां, सी स्तनियों की स्तन ग्रंथियां और डी मेढक की त्वक ग्रंथियां। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मेढक की त्वक ग्रंथियां। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीव कोशिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, सी मॉड और डी हीमोग्लोबिन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटीन। अब हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी है वह है? ऑप्शन ए एकिडीना, बी चमगादड़, सी कंगारू और डी आर्कियोप्टेरिकस। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एकिडीना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ डेली करंट अफेयर्स होते हैं। सुबह सुबह आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, तो आप करंट अफेयर्स देखना नहीं भूलें। वो भी करंट अफेयर्स फुल्ली डीप डिस्कशन के साथ आपको बताए जाते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट 10th क्लास के हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुपद का क्लास चल गया है, तो वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर के बहुपद का क्लास यानी कि पॉलिनोमियल का क्लास देखना नहीं भूलें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पर जी। हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ऑप्शन ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी पश्चिमी और डी दक्षिण पूर्वी। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तरी पश्चिमी। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 नवंबर 1556 ईस्वी को, बी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, सी 6 नवंबर 1556 ईस्वी को और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर जी। मुगल प्रशासक के अंतर्गत मनसब क्या है? ऑप्शन ए कार्यालय, बी ओहदा, सी जागीर और डी चाट। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ओहदा। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, बी झांसी, सी ग्वालियर और डी मेरठ। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मेरठ। अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 है, तुजुके जहांगीरी किसने लिखी है? ऑप्शन ए बदायूनी, बी जहांगीर, सी बर्नी, डी अबुल फजल। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुलंद दरवाजा अकबर की किस पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? ऑप्शन ए राजपूत, बी मारवाड़, सी गुजरात, डी दक्कन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी। भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए अहमदाबाद में, बी चंपारण में, सी साबरमती में, डी बारदोली में। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी चंपारण में। 33 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए
1492 ईस्वी में, बी 1542 ईस्वी में, सी 1556 ईस्वी में और डी 1605 ईस्वी में। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1542 ईस्वी में। कब जी? 1542 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं जी। तो हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। ऑप्शन ए अकबर की, बी हुमायूं की, सी बाबर की, डी शेरशाह की। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हुमायूं की। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शन ए 1850 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में और डी 1860 ईस्वी में। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1856 ईस्वी में। अब हम लोग आगे चलते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि टॉप क्लास जीके जीएस की, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस दिया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जीके जीएस बना हुआ है, वहां से आप लोग जा करके देखना नहीं भूले। और जो स्टूडेंट 12वीं क्लास के हैं, 12वीं क्लास के हैं, अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई 12वीं क्लास का स्टूडेंट है तो उन सभी के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्लास बन चुका है, वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप अपना सारा जितना भी क्वेश्चन है आप लोग मिला लीजिए कि आपका क्वेश्चन कितना गलत हुआ और कितना सही, ताकि आप अपने आप को माप सकते हैं कि आप कितना इंक्रीज कर रहे हैं और कितना डिक्रीज, कितना आगे जा रहे हैं और कितना पीछे। ठीक है, अगर आप क्लास को डेली नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप क्लास डेली देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको हर रोज़ जब भी वीडियो आए चैनल पे तो आपको मालूम चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, आप सारा वीडियो देख सकते हैं। तो अब आप सारा एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए, कितना आपका सही हुआ है कितना गलत। उसके बाद आप अपने आप को पहचानिए कि आप कितना ऊपर जा रहे हैं और कितना नीचे। तो अब चलते हैं डिस्कशन के ऊपर जी। अब हम लोग बारीकी से एक एक करके डिस्कशन करेंगे, तो आराम से आप बैठ करके डिस्कशन देखिए, सुनिए और समझिए। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत सारे अलग अलग नॉलेज मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो रक्त दाब को प्रभावित करती है। क्या करती है? तो ये जो है वो रक्त दाब जो होता है उसको क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एपिनेफ्रिन हृदय स्पंद एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। ठीक है, जब हृदय का स्पंदन एकाएक रुक जाता है तो उसको चालू करने में कौन मदद करता है? तो उसको चालू करने में एपिनेफ्रिन मदद करता है। कौन मदद करता है? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तेजना के समय एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, क्रोध भय खतरे के समय। ठीक है, जब उत्तेजना का समय होता है तो सबसे ज्यादा हार्मोन्स कौन उत्सर्जित होता है? तो वो है एड्रीनेलिन। ठीक है, जैसे कि क्रोध हो गया, भय हो गया, खतरा, ये सब के समय सबसे ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स जनरेट होता है, वो होता है एड्रीनेलिन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एपिनेफ्रिन एवं नॉरएपिनेफ्रिन दोनों हार्मोन एमिनो अम्ल से बना होता है। किससे बना होता है जी? एमिनो अम्ल से ये दोनों हार्मोन्स बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन एवं नॉरएपिनेफ्रिन, वो हृदय पेशियों की उत्तेजना एवं संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। परिणाम स्वरूप रक्त दाब बढ़ जाता है। जब ये लोग वृद्धि करते हैं तो हमारे शरीर में रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, जो अधिवृक्क
ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं उसको लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन। सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है कि मलेरिया का प्रागमन मच्छरों द्वारा होता है। ठीक है, मलेरिया का प्रागमन कैसे होता है? तो ये होता है मच्छरों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, रोनाल्ड रॉस 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा इसका वाहक मच्छर को बताया। सबसे पहले मलेरिया की पुष्टि कब किया गया? तो सबसे पहले मलेरिया रोग का पुष्टि किया गया 1887 ईस्वी में डोनाल्ड रॉस के द्वारा। ठीक है, और उस समय ये बताया कि इसका वाहक जो होता है, फैलाने का जो मेन कारण होता है वो मच्छर होता है, मच्छर से ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट, मेकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मेकुलाच ने किया था 1827 ईस्वी में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। मलेरिया की कैसे जांच की जाती है? तो मलेरिया की जांच की जाती है रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स। कौन सा किट? आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है लेवरन ने 1880 ईस्वी में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम होता है उसका खोज किसने की थी? तो उसका खोज लेवरन ने की थी 1880 ईस्वी में। अब हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। अर्धसूत्रिका कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जो किसी भी विशेष जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है। क्या करती है? स्थिर बनाए रखती है। कौन? अर्धसूत्रिका कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेज के क्रम में सेंट्रोमियर गुणसूत्रों की लंबाई में 2 अर्धभागों में विभाजित होता है, परंतु दोनों अर्धभाग एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अर्धभाग को अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्र गुण या क्रोमेटिड। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मनुष्य के जो शरीर है, शरीर के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अब हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। मेढक के नेत्र गोलक का कोराइड अस्तर वर्णक होता है। क्या होता है जी? कोराइड अस्तर वर्णक। नेक्स्ट पॉइंट है मेढक उभयचर प्राणी है जिसके नेत्रिका उभरा हुआ होता है। उसका जो नेत्रिका होता है जो वो क्या होता है? उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव नेत्र में आइरिस के रंग से आंख का रंग का मतलब है। ठीक है, मनुष्य के नेत्र का आइरिस के रंग से आंख का रंग का मतलब है। आइरिस का रंग जैसा होगा आंख का रंग वैसा होगा। आइरिस काला रहेगा, आंख काला होगा। आइरिस भूरा रहेगा, आंख भी भूरा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मानव नेत्र कार्निया दान में दिया जाता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो मानव नेत्र का कार्निया जो भाग होता है वही दान में दिया जाता है। अब हम लोग आपको बता देना चाहेंगे कि प्राचीन भारत से रिलेटेड सारे मेन पॉइंट आपको करा दिए गए हैं। प्राचीन भारत से प्लेलिस्ट बना होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्राचीन भारत देखना ना भूलें। वहाँ पर आपको हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और पर्यावरण साइंस में जो चैप्टर है पर्यावरण, ठीक है, तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखना न भूलें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड। रेटिना की शंकु कोशिका से रंग एवं क्षण रोड्स कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। ठीक है, रेटिना के शंकु कोशिका होता है, तो शंकु कोशिका से रंग
का एवं क्षण कोशिकाओं से प्रकाश की तीव्रता कितना कम है कितना ज़्यादा है इसका आभास होता है। 95 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन, मनुष्य में ऑस्टियोमलेरिया नामक रोग विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्टियोमलेरिया रोग वयस्क में होता है। जो जवान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनमें ऑस्टियोमलेरिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, कौन लोगों में हो जाती है? तो जो लोग जवान होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें ज़्यादा मात्रा में ऑस्टियोमलेरिया नामक रोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नाम के रोग होते हैं। जो लोग बच्चे होते हैं तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम के रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है जी? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस रोग अस्थियों के जोड़ों की लचीलापन समाप्त हो जाता है। क्या? लचीलापन जो होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। किससे? ऑस्टियोआर्थराइटिस रोग से अस्थियों के जो जोड़ों की लचीलापन होता है वो समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वासियोरकर और मरासमस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन जी। 96 नंबर देखिए, ब्लास्टोपोर युग्मनज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? युग्मनज में। नेक्स्ट पॉइंट, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जो निषेचित अंड होते हैं युग्मनज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? युग्मनज। नेक्स्ट पॉइंट, युग्मनज बीजाणु भीद की प्रथम इकाई है। ठीक है, बीजाणु भीद का प्रथम इकाई कौन है? तो वो है युग्मनज। नेक्स्ट पॉइंट, आवृत बीजी पौधों में निषेचन को त्रिसंलयन कहते हैं। जो आवृत जीवी पौधे होते हैं उसमें निषेचन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन को कहा जाता है त्रिसंयन। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रिसंयन। नेक्स्ट पॉइंट, परागण की पश्चात निषेचन की क्रिया समाप्त होती है। ठीक है, परागण के होने के बाद निषेचन की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए, यकृत भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। यकृत जो होता है भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त की ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजिन में परिवर्तन कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिकाओं में संचित कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजिन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है जी? तो ये जो है ग्लाइकोजिन को खंडित करके ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यकृत से पित्त स्रावित होता है। जो हमारे शरीर में यकृत होता है उसी से पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यकृत का वजन 1.5 से 2 kg तक होता है, यानी कि 1.5 kg से 2 kg तक यकृत का वजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 98 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन। संयुक्त नलिका कार्यकुपिका ग्रंथियां मेढक की तवक ग्रंथियां है। किसकी ग्रंथियां है? तो मेढक की तवक ग्रंथियां। नेक्स्ट पॉइंट, मेढक एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। मेढक कैसे प्राणी है? तो मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। नेक्स्ट, इस वर्ग के प्राणी जल और स्थल दोनों स्थान पर रहते हैं। जो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं, उभयचर प्राणी होते हैं, वो जल और स्थल दोनों स्थान पर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस वर्ग में परिवर्धन के समय एक लार्वा बनता है जिसे टैडपोल लार्वा कहते हैं। क्या बोला जाता है? टैडपोल लार्वा। नेक्स्ट पॉइंट, इस वर्ग के प्राणी के लाल रुधिर कण में केंद्रक होता है। क्या होता है जी? लाल रुधिर कण में केंद्रक होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, उभयचर प्राणी की नासा छिद्र मुंह गुहा से खुलते हैं। जो उभयचर प्राणी होते हैं तो उभयचर प्राणी की नासा छिद्र मुख गुहा में खुलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। जो अंतःकंकाल किसका बना होता है? वो अस्थि का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइला को वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक कहते हैं। जो हाइला होते हैं तो हाइला को वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक कहते हैं। अब हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। प्रोटीन प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जितने भी जीवित कोशिकाएं होते हैं सब में प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन 20 से अधिक अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन 20 से अधिक अमीनो अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट है जी, मानव शरीर में 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। जो मानव का शरीर है उसमें 15% जो भाग होता है वो किससे बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है, सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। जितने भी प्रोटीन होते हैं सभी प्रोटीन में क्या पाए जाते हैं? तो सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, 10 प्रोटीन का शरीर संश्लेषण करता है तथा 10 प्रोटीन हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। ठीक है, 10 प्रोटीन का शरीर संश्लेषण करता है तथा 10 प्रोटीन हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन की खोज जे बर्जेलियस ने की थी। प्रोटीन की खोज कौन किए थे? जे बर्जेलियस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्णहरित केवल पादप जगत में पाया जाता है। जो पर्णहरित होते हैं पर्णहरित केवल पादप जगत में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है जी? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कण में। नेक्स्ट है, मंड एवं सेल्यूलोज पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, मंड एवं सेल्यूलोज कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पादप कोशिकाओं यानी कि पेड़ पौधे को कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। मेरा 100 नंबर है, एकीडीना प्राणी जो सरीसृप एवं स्तनियों के बीच की कड़ी है। स्तनधारियों की 3 वर्ग होते हैं। ये किसका कड़ी है जी? तो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच का कड़ी है केडिकीना। क्या है? एडिकीना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्तनधारियों 3 वर्ग में 3 उपवर्ग है। स्तनधारियों के कितने वर्ग हैं? 3 उपवर्ग। पहला जो है प्रोटोथीरिया, एकीडीना और ऑर्नियोरिंकस वर्ग में आते हैं जो अंडा देते हैं। ठीक है, जो अंडा देते हैं वो हो गए प्रोटोथीरिया, एडिकीना, ऑर्नियोरिंकस। ये सारे वर्ग में आते हैं जो अंडा देते हैं। नेक्स्ट है मेटाथिलिया। तो मेटाथिलिया कंगारू, हाइडेलीफिश वर्ग में आते हैं जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। क्या देते हैं? अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है यूथीरिया जो परिपक्व बच्चा को जन्म देते हैं। ठीक है। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। भारत उपमहाद्वीप है तो उसके उत्तर पश्चिम भाग जो है उस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। भारत का प्राचीन सभ्यता कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का समय C14 के आधार पर 2350 BC से यानी कि 2350 BC से 1750 BC माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का समय C14 के आधार पर 2350 BC से लेकर के 1750 BC यानी कि ईसा पूर्व माना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का चरम अवस्था लोथल को मनाया जाता है। किसको माना जाता है? लोथल जो है उसको हड़प्पा सभ्यता का चरम अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का पतनशील अथवा आलमगीरपुर को माना जाता है। पतनशील किसे माना जाता है? पतनशील अवस्था जो है आलमगीरपुर को माना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब की गई थी? सबसे पहले 1921 में। किन के द्वारा? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के डीजी सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? डीजी सर जॉन मार्शल थे। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पानीपत का दूसरा जो लड़ाई था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमचंद्र के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा बीच किन के बीच हुआ था? दूसरा युद्ध तो ये हुआ था अकबर और हेमचंद्र के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल सेना का इस युद्ध में नेतृत्व बैरम खान ने किया था। जो मुगल सेना था तो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खान। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट है इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। कब हुआ जी? तीसरा युद्ध पानीपत का 14 जनवरी 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा और अफगानी के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? मराठा और अफगानी के बीच। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन है मुगल प्रशासन के अंतर्गत मनसब ओहदा था। ठीक है। मुगल प्रशासन के अंतर्गत मनसब जो था वो क्या था? ओहदा था। नेक्स्ट पॉइंट मनसब शब्द अरबी भाषा का है। जो मनसब शब्द है वो कौन सा भाषा का है? अरबी भाषा का है। नेक्स्ट है मनसब का अर्थ होता है पद, नाम है। क्या है? मनसब का अर्थ है पद, नाम है। नेक्स्ट पॉइंट मनसब के अंतर्गत जात और सवार आता है। मनसब के अंतर्गत कौन आता है जी? जात और सवार। नेक्स्ट पॉइंट है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा 1574 ईस्वी में अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? तो अकबर ने किया 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा मनसबदारी दारा सिको थे। ठीक है। सबसे बड़ा जो मनसबदार थे वो कौन थे? तो वो थे दारा सिको। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक मनसबदार हिंदू का औरंगजेब के समय था। कब था? हिंदू का औरंगजेब के समय। नेक्स्ट पॉइंट है जागीरदारी संकट मुगल वंश के पतन मुख्य कारण माना जाता है। जागीरदारी संकट मुगल वंश के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। ठीक है। 1857 में सिपाही विद्रोह था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ से। नेक्स्ट पॉइंट है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ। कौन सा विद्रोह? सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट है सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग से संबंध था। ठीक है। सैनिक विद्रोह का तत्कालिक जो कारण था वो गाय और सुअर की चर्बी के प्रयोग से संबंध था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह का नेता बहादुर शाह 2 को बनाया गया।
ठीक है, किनको बनाया गया जी? तो 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसका नेता बहादुर शाह 2 को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश राज का शासन शुरू हुआ। ठीक है, यही था सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी। ठीक है, जो तुजुके जहांगीरी पुस्तक है वो पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी है जहांगीर ने। नेक्स्ट है तुजुके जहांगीरी जहांगीर का आत्मकथा है। ठीक है, जहांगीर का आत्मकथा लिखा हुआ है किस पुस्तक में? तो ये पुस्तक है तुजुके जहांगीरी। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर और बाबर मुगल बादशाह ने अपना आत्मकथा लिखे। जहांगीर और बाबर मुगल बादशाह ने अपना आत्मकथा लिखे। नेक्स्ट है बर्नी सल्तनत काल के सबसे बड़ा इतिहासकार थे। जो बर्नी थे वो सल्तनत काल का सबसे बड़ा इतिहासकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है जियादीन बर्नी ने तारिक ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी पुस्तक लिखी। ठीक है, जो जियादीन बर्नी थे सबसे बड़े इतिहासकार, वो तारिक ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अब्बुल फजल ने आईना अकबरी पुस्तक लिखी। अब्बुल फजल जो थे वो क्या लिखे, किस पुस्तक को लिखे? तो वो पुस्तक था आईना ए अकबरी। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। बुलंद दरवाजा अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। जो बुलंद दरवाजा बनाया हुआ है वो अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को अकबर 1572 ईस्वी में पराजित किया। कब पराजित किया? 1572 ईस्वी में गुजरात के जो शासक थे मुजफ्फर शाह तृतीय, उनको हरा दिया और उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। कहाँ किया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है बुलंद दरवाजा भारत के सबसे ऊंची दरवाजा है। ठीक है, बुलंद दरवाजा कैसा दरवाजा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर और महाराणा प्रथम के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर और महाराणा प्रथम के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये कब हुआ? तो ये हुआ 18 जून 1576 को। अब हम लोग 32 नंबर पर चलते हैं जी। 32 नंबर है भारत में प्रथम महान सत्याग्रह समापन चंपारण में हुआ। कहाँ हुआ? चंपारण में। नेक्स्ट पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण के किसान की समस्याओं के निदान के लिए चंपारण आए। ठीक है, किसके कहने पर? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। नेक्स्ट पॉइंट है चंपारण के नील किसानों की 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। ठीक है, चंपारण के जो नील किसानों की 3 कठिया पद्धति थी उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह 1907 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से निकाले। कहाँ से निकाले जी? दक्षिण अफ्रीका से। कौन से समाचार पत्र? इंडियन ओपिनियन। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का जन्म 1542 में हुआ। कब हुआ? 1542 में मुगल का जो सम्राट अकबर था उसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म कश्मीर के नगर कोट के शासक बीर साल के महल में हुआ।
किसके महल में हुआ? तो शासक बीरसाल के महल में हुआ। कब हुआ? अकबर का जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ हुआ? तो कश्मीर के नगर कोट में। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अकबर का मृत्यु 25 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ। कब? 25 या 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर कलानौर में राज्याभिषेक किया। ठीक है, कहाँ राज्याभिषेक किया? तो कलानौर में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की पत्नी कौन थी? तो हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट पॉइंट है हमीदा बानो बेगम सियामत के मानने वाली थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम थी, वो किसको मानती थी? तो वो मानती थी सियामत को। नेक्स्ट पॉइंट है हमीदा बानो बेगम अकबर की माता की नाम थी। ठीक है, हमीदा बानो कौन है? तो हमीदा बानो जो है बेगम वो अकबर की माता थी। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं मकबरा कहाँ है जी? हुमायूं मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं का मकबरा को हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। जो हुमायूं का मकबरा है उसको किसने बनाया? तो उसको बनाया हमीदा बानो बेगम ने। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर हुमायूं के पिता थे। बाबर कौन थे? बाबर हुमायूं के पिता थे। नेक्स्ट पॉइंट है शेर शाह के पिता का नाम हसन मियाँ था। शेर शाह के पिता कौन थे? तो शेर शाह के पिता थे हसन मियाँ। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 35 नंबर है विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 ईस्वी में वापस हुआ, पास हुआ। कितना में? 1856 ईस्वी में फिर से विधवा औरत की विवाह होने लगा। ये एक्ट कब पारित हुआ? तो ये एक्ट पास हुआ था 1856 में। नेक्स्ट पॉइंट है विधवा पुनः विवाह एक्ट 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पारित हुआ। किनके प्रयास से पारित हुआ? किनके द्वारा पारित किया गया था? किनके कहने पर यह पारित हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने पर 1856 में विधवा पुनः विवाह एक्ट पारित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है विधवा पुनः विवाह एक्ट पारित करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे जी? तो जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में हुआ था। ठीक है, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायरस थे। ठीक है, भारत के पहला वायरस कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश समाचार पत्र 1859 ईस्वी से निकाले। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। अब हम लोग आगे बता देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर मैथ्स का क्लास चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे का सारा यहाँ पर क्लास बना हुआ है। आप लोग वहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्लास है देख सकते हैं। इसके बाद एसएससी का जो अभी चल रहा है प्रैक्टिस सेट, उसका 5000 क्वेश्चन सीरीज चलने वाला है, तो आप लोग शुरू से अंत तक इसको देखते रहें। इसके बाद महत्वपूर्ण जीके जीएस बना हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग उसको जाकर के देखना नहीं भूलें। वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ये था। इसके बाद आप हमें टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ना न भूलें। यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण जो पीडीएफ होते हैं, बुक्स मटेरियल होते हैं, वो डाले जाते हैं और हर अपडेट यहाँ पर दिए जाते हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, आप लोग वहाँ से मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए। व्हाट्सएप ग्रुप है,
आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना तो वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके साथ ही आप मेरे जो CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट से फेसबुक ग्रुप और पेज बना हुआ है उसको ज्वाइन कर ले। और आपको कोई भी पर्सनल डाउट हो तो आप हमें कॉल करके अपना पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं, क्लास से रिलेटेड या और किसी भी तरह के प्रॉब्लम को। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको अधिकांश हर सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हर चीज़ के बारे में आपको डीप नॉलेज दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर वीडियो को देखना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।